Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. So my name is Lisha and today we are going to continue the random walk problem जो हमने पहले start की थी statistical mechanics में. आई होप जो इसका लेक्चर नंबर 1 था दैट वाज वेरी क्लियर टू एवरीवन, और जिसने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा है सो बिफोर वाचिंग दिस लेक्चर आप लोग पहले उस लेक्चर को देखो ताकि आप लोगों को आगे वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि आज का लेक्चर विल बी लिंक्ड विद द प्रीवियस वन, तो वो वाला लेक्चर देखना आपका बहुत ज़रूरी है. तो पहले आप वो वाला लेक्चर देखेंगे एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस लेक्चर. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी हमने रैंडम वॉक प्रॉब्लम करी थी, सो यू नो दैट कि जो रैंडम वॉक प्रॉब्लम है, सो यू नो दिस थिंग कि जो रैंडम वॉक की प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने बेस्ट एग्जांपल लिया था एक ड्रंकन मैन का. ड्रंकन मैन जैसे रेंडमली किधर भी स्टेप्स रख सकता है, राइट लेफ्ट दोनों जगह जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. इधर ही कैन गो टू राइट और कैन गो टू लेफ्ट, या फिर वो आगे या पीछे है ना. हमने 1 डायमेंशन में रैंडम वॉक प्रॉब्लम को डिस्कस किया था. तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है जो हमने रैंडम वॉक में करना है और जिससे रिलेटेड CSIR में क्वेश्चन आता ही आता है, और जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है. ठीक है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का. हमने क्या करना है आज, हमने मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस, अगर ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू दी 2 डायमेंशनल रैंडम वॉक प्रॉब्लम. ठीक है, तो अभी देखो हमने क्या करना है. हम लोगों ने, अगर आपको पिछले कुछ कॉन्सेप्ट्स याद हो तो एक बार थोड़ा सा रिकैप लेते हैं ताकि हम लोग आगे मूव ऑन कर सके, प्रोसीड कर सके. आप लोगों को याद होगा कि जो N1 थे वो नंबर ऑफ स्टेप्स थे जो ड्रंकन मैन राइट साइड ले रहा था, है ना. N1 क्या था? नंबर ऑफ स्टेप्स जो एक ड्रंकन मैन किस साइड ले रहा है? राइट साइड ले रहा है. N2 क्या थे? नंबर ऑफ स्टेप्स थे जो एक ड्रंकन मैन लेफ्ट साइड ले रहा था. P वॉज द प्रोबेबिलिटी कि वो आउट ऑफ टोटल n स्टेप्स, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स में, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स में से कि वो राइट स्टेप्स N1 राइट स्टेप्स लेगा, तो P क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द स्टेप्स टुवर्ड्स राइट. एंड Q क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, कि वो राइट में नहीं जाएगा. अगर वो राइट में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट में ही जाएगा ना, क्योंकि 2 ही ऑप्शंस थे उसके पास, इधर ही विल मूव राइट और लेफ्ट, है ना. तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग N1 स्टेप्स राइट, N1 स्टेप सीधा लेने की आउट ऑफ कैपिटल N स्टेप्स. एंड ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग N2 स्टेप्स लेफ्ट आउट ऑफ टोटल N स्टेप्स, है ना. L स्मॉल n हमने स्टेप लेंथ कंसीडर की थी. स्मॉल n वॉज दी स्टेप लेंथ, और हमने सबसे बड़ी assumption यही रखी थी कि जो स्टेप लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी सेम, क्योंकि अगर आप स्टेप लेंथ सेम नहीं लेते हो तो प्रॉब्लम विल गो मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, है ना. और नेट में इस लेवल की नहीं आती है, फिर वो टिफर वगैरह आगे जाती है. तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो स्टेप लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी सेम, राइट. एंड x वॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड x इज इक्वल्स टू ml. कैपिटल N जो था वो N1 प्लस N2 के इक्वल था, और जो m था दैट वाज इक्वल्स टू N1 माइनस N2. दीज वर द बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक एजम्पशंस विच वी एज्यूम्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, है ना. और मोर डिटेल्स तो के लिए तो आपको वो लेक्चर देखना ही पड़ेगा, बट ये आई थिंक ये सबको याद होना चाहिए कि ये चीज़ें हमने उस दिन कंसिडर करी थी. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू कैलकुलेट मीन. हमने क्या करना है? मीन निकालना है. तो अगर आपको याद हो, मीन, बेसिक मीन का फॉर्मूला विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, मीन ऑफ द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल. पहली बात तो यहाँ x ध्यान रखना, x डिस्प्लेसमेंट है, x इज नॉट डिस्टेंस ओवर हियर, राइट. तो यहाँ पे जो मीन है वो ऐसे निकलता है N1. मान लो N1 स्टेप्स राइट का मैं निकाल रही हूँ. N1 प्रोबेबिलिटी टू टेक स्टेप्स N1. अगर मुझे मान लो लेफ्ट का निकालना होता तो फिर यहाँ पे ये आ जाता N2, और वो सेम ही आएगा. ठीक है, मीन जो आएगा वो सेम ही आएगा. कैसे आएगा अभी आप देखना. पहले मैं N1 के लिए निकालती हूँ सारी कैलकुलेशन. आई विल बी डूइंग फॉर N1 स्टेप्स, जो राइट साइड स्टेप्स हैं उसके लिए करूँगी. फिर आप देखना जो रिजल्ट होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि जो पर्सन है वो राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है. तो इसीलिए जो मीन है वो सेम आता है. ठीक है, तो किसी भी वे से आप निकाल सकते हो. नाउ अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी याद हो, ये कैसे हम कैलकुलेट करते थे? समीशन N1 प्रोबेबिलिटी N C स्मॉल N1 P रेज टू पावर N1 Q रेज टू पावर N2. आई गेस ये सबको याद है ना. जिसने भी पहला लेक्चर देखा है वो सबको याद है. ओके,
अगर मैं p प्लस क्यू रेज टू पावर n सॉल्व करना चाहूँ यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन, if I want to solve this expansion p plus q raised to power small n using the binomial expansion, so how can we do so? हम कैसे कर सकते हैं? Summation ni running from 0 to n, कैपिटल n नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, n c ni p रेज टू पावर ni q रेज टू पावर n माइनस ni, ऐसे ही करते थे, ऐसे ही लिखा जाता है कॉम्बिनेशन, तो है ना, ये मैथ्स में भी पढ़ा है हमने बहुत बार, कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं। अब देखो इसी चीज को ना मैं ni को सबसे पहले मैं एक के लिए करती हूँ, ni को मैं n1 से रिप्लेस कर रही हूँ एंड आई एम राइटिंग इट एज, या आई एम राइटिंग इट एज n1 सबमिशन है ये हमारे पास, n c n1 p रेज टू पावर n1 q रेज टू पावर n2 आ जाएगा, क्योंकि n माइनस n1 इज n2, है ना, क्योंकि कैपिटल N किसके इक्वल था, n1 प्लस n2 के, कैपिटल N किसके इक्वल था, n1 प्लस n2 के, तो यहाँ से n2 क्या आ जाएगा, कैपिटल N माइनस स्मॉल n1 ना, तो वही चीज आ जाएगी, राइट। अब यहाँ से देखिए इसी टर्म को ना मैं एक और वे में लिखूंगी, अब आपने देखना है यहाँ यहीं पे बस थोड़ा सा चेंज करूंगी मैं, क्या चीज कर रही हूँ मैं, देखना, देखो अगेन डेरिवेशन नो वन इज गोइंग टू आस्क यू इन एग्जाम, है ना, कि ये कैसे रिजल्ट आया, आई एम जस्ट शोइंग यू हियर कि वो चीज़ उसके इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सीखनी है ना, तो आई एम जस्ट शोइंग यू ओवर हियर कि वो कैसे इंडिपेंडेंट है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, p कर्ल बाय कर्ल p सबमिशन n c n1 p रेज टू पावर n1 q रेज टू पावर n2। देखो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, जो वो पिछली टर्म थी, नॉट दिस वन, जो पीछे वाली टर्म है ना, इसको, इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कर्ल बाय कर्ल p, ठीक है, कर्ल बाय कर्ल p सबमिशन n c n1 p रेज टू पावर n1 q रेज टू पावर n2। आप डेरिवेटिव करके देखना, यू विल गेट द सेम टर्म बैक, आपको सेम ही टर्म मिल जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज p कर्ल p और ये है हमारा p प्लस क्यू रेज टू पावर n। अब डायरेक्टली ना p प्लस क्यू रेज टू पावर n को देखो, p प्लस क्यू जो था प्रोबेबिलिटीज थी, तो p प्लस क्यू 1 होता है, तो कई बच्चे क्या कर सकते हैं यहाँ पे p प्लस क्यू को 1 कर सकते हैं और डेरिवेटिव करके उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी 0, है ना। बट ध्यान रखो यहाँ पे डेरिवेटिव भी लगा हुआ है, तो पहले यू नीड टू डेरिवेट और फिर ये रिजल्ट पुट करना, राइट। सो ये आ जाएगा n p कर्ल बाय कर्ल p ऑफ p प्लस क्यू, अब अगर इसका करोगे तो p प्लस क्यू का तो 1 ही आ जाएगा, n इंटू p, यही आएगा n इंटू p। कैपिटल n ले लो, हम स्मॉल n नहीं ले रहे थे, कैपिटल n है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये कैपिटल n रख लेना यहाँ पे, ठीक है, तो n इंटू p आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं n2 पार्टिकल्स का मीन निकालने जाऊंगी तो वो क्या आ जाएगा, n इंटू क्यू आ जाएगा। जैसे n1 पार्टिकल्स का मीन क्या आया है, ये n1 पार्टिकल्स का ही मीन निकाल रहे थे ना हम लोग, n1 पार्टिकल्स का मीन क्या आया है हमारे पास, n इंटू पी, ऐसे ही सिमिलर करके लिख लेना कि n2 पार्टिकल्स का मीन क्या आ जाएगा, n इंटू स्मॉल क्यू। नाउ यू नो दैट, लेकिन मुझे मीन ऑफ x निकालना है, व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, मीन ऑफ x, x आपको पता है x इज इक्वल टू m इंटू एल, तो इसका मीन हो जाएगा, है ना। अब जो l है, l तो स्टेप लेंथ है, फिक्स्ड है, l इज स्टेप लेंथ फिक्स्ड, हो तो बाहर आ जाएगा एवरेज ऑफ m, m किसके इक्वल है, n1 माइनस n2 के इक्वल है, n1 का मीन क्या है, n1 माइनस मीन ऑफ n2, अभी कैलकुलेट किया है, मीन ऑफ n1 इज कैपिटल N इंटू p, ये है n इंटू क्यू, you can take n common nl p minus q, so this is your mean of x, this is your mean of x। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का मीन निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैपिटल n इंटू एल p माइनस q, दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, क्लियर। नाउ
अब क्या करो, सिमिलर चीज n1 स्क्वायर के लिए भी करेंगे हम लोग। जैसे आपने एवरेज ऑफ n1 निकाला ना, ऐसे हम निकालेंगे एवरेज ऑफ n1 स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखोगे, समिशन n1 स्क्वायर p n n1, ऐसे ही निकालनी। अब समिशन n1 स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी तो अभी आपको निकालनी सिखाई है, कैसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी, n c n1 p रेज टू पावर n1 q रेज टू पावर n माइनस n1 विच विल बी अगेन n2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेप्स तो हमने पहले भी किए थे और अब दोबारा से इन्हीं स्टेप्स को हमने रिपीट किया है ना। मीन निकालना तो बेसिक है, ये तो फॉर्मूला हमें आता ही है। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए, p ऑफ कर्ल p ऑफ डेल p सबमिशन nc n1 p रेज टू पावर n1 q रेज टू पावर n1। आप करके देख लो इसका डेरिवेटिव, ठीक है। आप इस एक बार इसके साथ करोगे तो n1 देखो, अगर आप ये लो p इंटू कर्ल ऑफ p ऑफ p रेज टू पावर n1, ऐसे है, ठीक है। n1 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा p इंटू p, यहाँ से जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p रेज टू पावर n1 माइनस 1, क्या हो जाएगा, p रेज टू पावर n1 माइनस 1, और बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो n1 इंटू p दोबारा से हो जाएगा। फिर से यही चीज इसी के साथ करोगे तो n1 स्क्वायर बन जाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए इन शॉर्ट मैंने इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, आप करके देख सकते हो, ये चीज बहुत ईजी है, बेसिक डिफरेंशिएशन है, नथिंग एल्स, राइट। अब क्या किया था, ये लिखने के बाद हमने पिछले स्टेप्स में क्या किया था, डेरिवेटिव किया था और फिर p प्लस क्यू की वैल्यू पुट करी थी। इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, p प्लस क्यू रेज टू पावर n। तो p कर्ल बाय कर्ल p कर्ल बाय कर्ल p प्लस क्यू रेज टू पावर n, है ना। तो अभी देखो p एज इट इज, p कर्ल ऑफ कर्ल p, यहाँ p एज इट इज। अब इसका जब डेरिवेट करोगे n आगे आ जाएगा और p प्लस क्यू का डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या गलती कर सकते हैं, ये p को ना हम पहले ही बाहर लिख सकते हैं, पर आप इस p को बाहर नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक और ऑपरेटर लगा हुआ है, पहले इस पे ये ऑपरेटर एक्ट करेगा, फिर यू कैन डू एनीथिंग विद दिस नंबर। तो n तो बाहर आ जाएगा, है ना, n विल कम आउट। तो अब देख लो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, और इनटू में p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस 1 बचेगा, है ना, यहाँ पे इनटू में p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस 1। अब अगेन आप यहाँ पे p प्लस क्यू को 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि एक और बाहर ऑपरेटर लगा हुआ है, तो पहले इसके ऊपर ऑपरेटर एक्ट करेगा एंड देन यू कैन डू एनीथिंग विद p प्लस क्यू। तो करो डिफरेंशिएटिंग बाय पार्ट्स ही लगेगा ना, n अगर बाहर निकालोगे, ये भी p की टर्म है, ये भी p की टर्म है, करो। टर्म है हमारे पास p डेल बाय डेल p, n बाहर लिख लो, अंदर है हमारे पास p इंटू p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव तो सबको ही आता है हमको, तो यहाँ पे p का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 1, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस p एज इट इज, और यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे n माइनस 1 आगे आएगा, p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस 2, p प्लस क्यू क्योंकि 1 है, प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 रेज टू पावर समथिंग इज दैट थिंग ओनली, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, तो p प्लस क्यू ये भी 1 हो जाएगा, प्लस p इंटू n माइनस 1। यहाँ तक एक बार सभी खुद से भी ट्राई करेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है। अगर मैं कर रही हूँ तो आप सब भी अपने पेन और कॉपी पे ये सब साथ साथ सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इट इज़ माई प्रैक्टिस नॉट योर्स, है ना। तो कैलकुलेशन पे हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये रिजल्ट हम सबका आ जाना चाहिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम सबका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये जो NP बाहर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या बनता है। अब मैं NP को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो अगेन NP प्लस ये हो जाएगा NP स्क्वायर इंटू n माइनस 1, इसको भी खोल दो ब्रैकेट को, तो NP प्लस NP n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस NP स्क्वायर, राइट। अब क्या करो, इन दोनों में से n इंटू पी कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस p प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर।
अच्छा 1 माइनस पी क्या होगा, p प्लस क्यू आपका 1 है, ये आपको पता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस पी क्या होगा, q, है ना, 1 माइनस पी क्या होगा, q होगा, तो एन पी क्यू यही बन गया ना, एन पी क्यू ही बन गया, प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, राइट। सो नाउ अगेन एन पी कैन बी टेकन कॉमन, अंदर बचेगा q प्लस p प्लस क्यू तो 1 होता है, एन पी, हाँ p प्लस क्यू क्या होता है, 1 होता है ना, या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे भी अपने रिजल्ट को छोड़ सकते हो, और सिमिलरली जब आप n2 स्क्वायर निकालोगे तो इट विल बी एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, बस, ठीक है। n2 स्क्वायर के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, there is no need to calculate to solve for n2 square, on similar basis we will be writing the result। तो हमें मेन जो पॉइंट यहाँ पे अभी तक हमने सीखा है, जो हमारा एक्चुअली क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि मीन कैसे निकाला जाता है, मीन कैसे निकाला जाता है, n इंटू पी माइनस क्यू इंटू एल, ये बात पता होनी चाहिए आपको, हाउ टू कैलकुलेट द मीन। अब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर हम सोचेंगे कि हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन ये क्यों की, हमने ये क्यों निकाला n1 स्क्वायर, बिकॉज अब हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n1 का होल स्क्वायर, तो हमने n1 भी निकाला है, उसका होल स्क्वायर तो हम कर देंगे, हमने n1 स्क्वायर भी निकाला है ना, हमने n1 स्क्वायर भी निकाला है और हमने n1 भी निकाला है, तो n1 क्या आया था, n इंटू पी, n1 क्या आया था, n इंटू पी, और n1 स्क्वायर क्या आया, ये चीज, ये पुट करो यहाँ पे, तो समीशन इज इक्वल्स टू n1 स्क्वायर कितना आया, एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर, एन स्क्वायर पी स्क्वायर विल कैंसिल एन स्क्वायर पी स्क्वायर, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा एन पी क्यू। आप चाहे ये चीज़ n2 से निकाल के देख लो, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी सेम, एन पी क्यू ही आएगा। यू कैन एक्सरसाइज इट एट योर होम, कि अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन इंस्टेड ऑफ टेकिंग n1 मैं n2 से कैलकुलेट करूंगी, आई एम गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, अंडर रूट एन पी क्यू, और मीन क्या है हमारा, n इंटू पी माइनस क्यू इंटू एल। देर इज नो नीड टू लर्न दिस n2 स्क्वायर, बट हाँ यू नीड टू लर्न दिस n1, n1 याद रख लेना, n1 स्क्वायर का एवरेज जो है निकाला है, ये याद नहीं रखने की जरूरत है, मीन याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखना है, कैसे निकालना है ये हमने, राइट। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेरिएंस इज कैलकुलेटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ना, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वेरिएंस, वेरिएंस इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया, रूट एन पी क्यू, उसका स्क्वायर क्या आएगा, एन पी क्यू, है ना, सो सिंपल। लेकिन ये जो वेरिएंस निकला है ये याद रखना, ये हमने किसका निकाला है, n1 का निकाला है, ये जो हमने वेरिएंस निकाला है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ही n1 का है, तो वेरिएंस भी किसका है, n1 या n2 कुछ भी कह लो, है ना। ये जो वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया है, दिस हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर ईदर n1 और n2, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ही n1 और n2 का है, और n1 और n2 क्या है, n1 इज द नंबर ऑफ स्टेप्स विच अ ड्रंकन मैन टेक्स टुवर्ड्स राइट, राइट साइड जितने वो स्टेप्स लेगा वो n1 है, n2 क्या है, जितने वो लेफ्ट साइड स्टेप्स लेगा, है ना। टर्मिनोलॉजीज बहुत क्लियर होनी चाहिए हम लोगों को। नाउ हमने वेरिएंस ऑफ x निकालना है, व्हाट वी नीड टू, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी कह लो, वेरिएंस निकल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया तो वेरिएंस निकल गया, क्योंकि उसका स्क्वायर ही तो है वेरिएंस, है ना। सो वेरिएंस ऑफ, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वेरिएंस ऑफ x, x का वेरिएंस निकालना है। अच्छा इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो आप, डेल्टा n1 बार का स्क्वायर या फिर डेल्टा n2 बार का स्क्वायर।
सो सिमिलरली यहाँ पे आप वेरिएंस ऑफ जब x लिखोगे ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेल्टा x बार का स्क्वायर। अब x तो आपको ml पता है ना, x किसके इक्वल होता है, ml के, है ना। तो यहाँ पे इसका भी यही कर देंगे, डेल्टा ml बार का स्क्वायर। अब l तो स्टेप लेंथ है, वो तो फिक्स्ड है, आपको बताया है, ये तो स्टार्टिंग में ही हमने एज्यूम किया l इज फिक्स्ड, तो l तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा m बार का स्क्वायर। और m भी आप सबको पता है क्या है ना, m भी आप सबको पता है क्या है, m इज मल्टीपल ऑफ m इज इक्वल टू n1 माइनस n2। तो यहाँ पे जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगी, डेल्टा x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l इंटू एन डेल्टा n1 माइनस डेल्टा n2 का होल स्क्वायर, राइट। अब हमने क्या करना, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे अगर मैं ऐसे यूज करूंगी ना, ऐसे तो अभी m एक ही वेरिएबल था, और जब मैं m को n1 माइनस n2 लिख दूंगी तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, n1 और n2। मुझे थोड़ी पता है पर्सन ने राइट में कितने स्टेप्स लिए या लेफ्ट में कितने लिए, ये एज्यूम्ड ही है, तो ये दो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ तो मैंने वन वेरिएबल से टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया, ये तो मेरे लिए कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी, है ना। सो वी अगेन हैव टू कन्वर्ट आर इक्वेशन इनटू वन वेरिएबल, ताकि चीज़ें सिंपल रहें। दो दो वेरिएबल्स के साथ डील करना तो बहुत मुश्किल है ना। अब जब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है वो तो फिक्स्ड है, वो तो मुझे पता है कि 500 स्टेप्स लेगा या 1000 लेगा, वो तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही होगा, है ना। तो अब आपको पता है कि कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n1 प्लस n2, तो वहां से मैं n2 को इन टर्म्स ऑफ n1 निकालूंगी। आई विल बी डूइंग, आई विल बी कैलकुलेटिंग n2 इन टर्म्स ऑफ n1। कैपिटल N तो फिक्स्ड है ना, कैपिटल N तो क्या है, फिक्स्ड है। देखिए, यू नो दैट कैपिटल N इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2, तो यहाँ से n2 आ जाएगा n माइनस n1। आई गेस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल स्टेप था ये तो, है ना। अब m किसके इक्वल था, m वॉज इक्वल्स टू n1 माइनस n2, सो इंस्टेड ऑफ n2 मैं क्या रख सकती हूँ, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ n1 माइनस n, तो ये आ गया m। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि n दोबारा से m जो है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, n1 और कैपिटल N। रिमेंबर, कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है और वो फिक्स्ड है, वो क्या है, फिक्स्ड है। तो ये तो फिक्स कांस्टेंट हो गया ना, तो अब वेरिएबल कौन रह गया, सिर्फ इसमें n1 रह गया। तो अगेन हमने टू वेरिएबल से वन वेरिएबल में अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब मुझे तो डेल्टा m चाहिए, तो डेल्टा m क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा n1। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव चेंज तो जीरो होगा, तो डेल्टा m किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ डेल्टा n1, ट्वाइस ऑफ डेल्टा n1। मुझे क्या चाहिए था, ध्यान से देखो, व्हाट आई वांट, मुझे डेल्टा m का स्क्वायर चाहिए, तो डेल्टा m किसके इक्वल आया, ध्यान से देखो, टू डेल्टा n के n1 के इक्वल आया। तो यहाँ से डेल्टा m का बार का स्क्वायर इंटू l था ना, ऐसे था ना, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ डेल्टा n1 बार का स्क्वायर इंटू l। 2 भी अंदर था, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये चीज़ याद देख लेना थोड़ा सा, है ना। और डेल्टा n1 स्क्वायर किसके इक्वल है, डेल्टा n1 बार का स्क्वायर किसके इक्वल है, ये वेरिएशन किसके इक्वल था, npq के, अभी तो कैलकुलेट किया। तो आपको कोई भी टर्म ऐसे ही नहीं कैलकुलेट करवाई गई, अगर आपको n1 स्क्वायर कैलकुलेट करवाया गया तो हमने उसका यूज़ किया, हमने डेल्टा n1 बाहर स्क्वायर निकाला है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है टू ऑब्टेन द फाइनल रिजल्ट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। रैंडम वॉक का क्वेश्चन जनरली पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, इवन गेट में भी आता है, पर गेट का जो लेवल रहने वाला है क्वेश्चंस का वो थोड़ा लो रहता है। मतलब रैंडम वॉक की प्रॉब्लम बहुत सिंपल वे में पूछी जाती है, ऑब्वियसली वहाँ जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, 2 का है ना। लेकिन यहाँ हमारा 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो ऑब्वियस है जो लेवल रहने वाला है वो थोड़ा सा अप होगा, है ना। और रैंडम वॉक में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आई ऑलवेज से वन ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू द अदर। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाटएवर यू स्टडी,
दैट इज यूज्ड ओवर हियर इन दिस कॉन्सेप्ट. यहाँ पे यूज होगा वो कॉन्सेप्ट, तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी रैंडम वॉक का क्वेश्चन करने का फायदा है. पर अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, यू विल कम टू नो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसको हमने स्किप नहीं करना. ठीक है, सो हमारा रिजल्ट आ गया एल स्क्वायर था, है ना, यहाँ एल स्क्वायर था, ये चीज देख लेना. तो ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये यही था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सॉरी वेरिएंस ऑफ एक्स. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट हो जाएगा बस. ये जो टर्म आई है आपकी 4npq स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा, है ना. अब एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी हमने सीखा है वो हमारा फटाफट से क्लियर भी हो जाए, है ना. तो क्वेश्चन क्या है, अ रैंडम वॉकर टेक्स अ स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, एक रैंडम वॉकर है, वो क्या कर रहा है, वो स्टेप ले रहा है. अ रैंडम वॉकर टेक्स अ स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ इन पॉजिटिव डायरेक्शन. यूनिट लेंथ मतलब आपको क्वेश्चन में ना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गिवन होगी, हमेशा याद रखना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ऑन द स्पॉट. अभी क्या बोल रहा है कि एक रैंडम वॉकर है, वो यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी है उतनी स्टेप उतनी लेंथ का स्टेप वो लेता है, पर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3. मतलब ये 2/3 क्या है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, P है या Q है, ये भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, फर्स्ट यू हैव टू ट्राई दिस वन. एंड अ स्टेप इन नेगेटिव डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में स्टेप लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3. मतलब अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 है, और अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में स्टेप लेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. पहले वाले की 2/3, अगले वाले की 1/3. आपको बताना है मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉक आफ्टर n स्टेप्स. ठीक है, मीन डिस्प्लेसमेंट अभी निकाला है हमने, मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉक आफ्टर n स्टेप्स. आई गेस क्लियर होगा, मीन निकालना है x का, है ना. मीन का फॉर्मूला क्या है, देखो आपको अभी करवाया है मैंने. मीन का फॉर्मूला क्या है, आई विल शो यू, वेट. सी, मीन का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एल मल्टीप्लाई में p माइनस क्यू, यही फॉर्मूला है मीन का. तो लगाओ बस, देखो आपको कैपिटल N कितना गिवन है, p स्मॉल p कितना गिवन है, q कितना गिवन है, l कितना गिवन है. बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. क्लियर. देखिए यहाँ पे यूनिट लेंथ है ना, यूनिट लेंथ है तो L तो 1 हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, दैट इज स्मॉल p which is 2/3. probability of taking steps towards left, that is q, that is 1/3. अब मीन डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, n इंटू पी माइनस क्यू इंटू एल. ये नेट का क्वेश्चन है. देखो 5 नंबर में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, सी पार्ट में पूछे जाते हैं ना 5 नंबर के क्वेश्चन. सी डायरेक्ट अगर किसी को फॉर्मूला पता था तो कितना सिंपल क्वेश्चन है. तो मैं हर बार नहीं कह रही रैंडम वॉक का इतना ही सिंपल क्वेश्चन आता है, पर कभी सी वी नो दैट PYQs रिपीट होते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डू रिपीट. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है विद लिटिल बिट चेंज ऑफ स्टेटमेंट, तो आई गेस ये हमारे यहाँ पे 5 मार्क्स फ्री के, है ना. तो बस अब व्हाट वी नीड टू डू, कैपिटल N जो है स्मॉल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेप स्मॉल n ले रहा है वो, तो ये आ जाएगा यहाँ से n इंटू p माइनस क्यू, दैट इज 2/3 माइनस 1/3 इंटू l, l इज 1, सो n इंटू 1/3. सो मीन कितना आ गया, n/3. मीन कितना आया यहाँ पे 1/3. One more question we are going to do based upon whatever we have discussed today. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन क्या है देखो. A box of volume V containing n particles. ठीक है, एक बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम क्या है, कैपिटल V है. कितने पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रहा है वो, कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वो कंसिस्ट कर रहा है.
फर्स्ट लाइन तो बहुत क्लियर है हमें। और जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो कौन सी गैस के हैं? आइडियल गैस के हैं, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करेंगे। और जो ये वॉल्यूम है, इट इज डिवाइडेड बाय अ वॉल विद अ होल इन टू कंपार्टमेंट्स। क्या किया गया? ये जो वॉल्यूम है उसको क्या किया गया है? डिवाइडेड बाय अ वॉल विद अ होल, एक दीवार जिसमें एक छोटा सा छेद है ना, इनटू टू कंपार्टमेंट्स। स्टेटमेंट क्लियर होगी यहाँ तक? क्या लिखी हुई है कि एक बॉक्स लिया जिसकी वॉल्यूम कैपिटल वी थी, उसको एक वॉल से डिवाइड कर दिया गया और उसके अंदर, उस वॉल के अंदर क्या है? छोटा सा होल है और इसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। अगर आपको कह दिया गया है जो स्मॉलर वाला कंपार्टमेंट है, मान लो ये स्मॉलर वाला कंपार्टमेंट है, इसकी वॉल्यूम इज 1/3, ठीक है, क्या बोल रहा है वो? इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कंपार्टमेंट इज 1/3, तो हमें क्या फाइंड करना है? What we need to find the variance. This is compartment, ठीक है, ये compartment लिखा हुआ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? We need to find the variance of number of particles in it. What we need to find? The variance of number of particles in it. अब वेरिएंस का फॉर्मूला भी जिसको याद होगा वही ये बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये सब नेट में आए हुए हैं। ये मैं आपको इसीलिए करवा रही हूँ यहाँ पे नेट वाले क्वेश्चंस, ताकि आपको भी पता लग सके जो हमने कॉन्सेप्ट किया है उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे किया देखो, टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हो सकती है। मैंने पी माना है, हो सकता है कोई वाई माने उस चीज़ को, एक्स माने, कुछ भी मान सकता है। टर्मिनोलॉजीज कैन बी डिफरेंट बट द क्वेश्चन, द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सेम, है ना। चलो क्वेश्चन को एक बार फिर से एक बार देख लो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक बड़ा सा बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम v है, उसके अंदर n पार्टिकल्स हैं, आइडियल गैस है, उसके अंदर एक दीवार लगा दी गई जिसके अंदर एक छोटा सा होल है और दो कंपार्टमेंट तैयार हो गए। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कंपार्टमेंट इज 1/3, वेरिएंस निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इट का। सो वेरिएंस का फॉर्मूला NP क्यू होता है, n इंटू पी इंटू क्यू होता है ना, यही होता है। What is the formula to calculate variance? अभी ही कैलकुलेट किया है हमने, n इंटू पी इंटू क्यू। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लेते हैं n है। p क्या है? p प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका पार्टिकल है वो छोटे से बॉक्स में आएगा, छोटी वाली वॉल्यूम में आएगा। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे की वॉल्यूम क्या है? v/3, टोटल वॉल्यूम क्या है? v। तो प्रोबेबिलिटी टू दैट कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो स्मॉलर कंपार्टमेंट में होगा वो क्या होगी? 1/3। और नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? p + q 1 के इक्वल होता है। तो q अगर आपका, p अगर आपका 1/3 है तो q ऑब्वियसली आपका क्या है? 2/3 है। तो यहाँ से सिंपली निकल गया ना, n इंटू पी की वैल्यू 1/3, q की वैल्यू 2/3, तो इट विल बी 2/9 इंटू n। सबको क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है रैंडम वॉक का, ये वो यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब जो हम रैंडम वॉक का कॉन्सेप्ट करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम और हायर लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्लस उसके जो और कॉन्सेप्ट्स हमें ऐड करने हैं वो हम उसमें ऐड करेंगे, है ना। और रैंडम वॉक इन 2D पे भी हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।